हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग का C307 सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। विद्यार्थियों, लास्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। उनमें एक सब्जेक्ट था बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग ड्राइंग। ये जो सब्जेक्ट है ये इन दोनों सब्जेक्ट्स का आगे का सब्जेक्ट है, एक एडवांस सब्जेक्ट है जिसके अंदर की हम जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका हम एस्टिमेशन और उसकी कॉस्ट निकालते हैं। एज ए डिप्लोमा इंजीनियर का आपके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाएंगे या एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क करेंगे तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थ्रू आउट आपके वर्किंग लाइफ में काम आएगा। तो एज ए डिप्लोमा होल्डर, एज ए सिविल इंजीनियर, आपका जो मेजर काम रहता है वो रहता है आपका वैल्यूएशन का, एस्टिमेशन का, रेंट फिक्सेशन का। तो आपको ये सब्जेक्ट की नॉलेज होना इन फील्ड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर की हम देखेंगे कि हमारे एस्टिमेशन सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, एस्टिमेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हम एस्टिमेशन के लिए जो आइटम्स लेते हैं कॉमन, वो आइटम्स क्या क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा जो जनरल टर्म्स हम एस्टिमेटिंग में यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, उनके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हम क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, बीएसआर कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को मैं जनरली 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ। तो उसी प्रकार का शेड्यूल हम ऑनलाइन लेक्चर में भी रखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के हम तकरीबन 3 से 4 पार्ट रखेंगे। सेकंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका रेट एनालिसिस का, कि एस्टिमेटिंग के लिए हमने कंस्ट्रक्शन, जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन है उसकी हमने क्वांटिटीज निकाल ली। क्वांटिटीज निकालने के बाद में हमको क्या चाहिए, उसकी रेट चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। तो हर आइटम की जो रेट लेते हैं वो रेट किस प्रकार से निकाली जाती है वो कहलाता है आपका रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस वाला सेकंड चैप्टर रहेगा जिसके अंदर की उसको रेट एनालिसिस को कौन कौन से फैक्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आइटम रहेंगे, इस चैप्टर को हम लगभग 3 से 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा स्पेसिफिकेशंस का, कि कोई भी जो हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन, तो उसके अंदर हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि किन मापदंडों को पूर्ण करते हुए वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनानी है, तो रोड बनाने के अंदर हमको जो स्पेसिफिकेशंस देने होंगे, कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस देने होते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या क्या स्पेसिफिकेशन बताने हैं, ये भी हम स्पेसिफिकेशंस वाले चैप्टर में सीखेंगे। फोर्थ चैप्टर आएगा आपका किसी भी बिल्डिंग का हमको डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे बनाना है, वो हम सीखेंगे कि उसकी क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं। फिर क्वांटिटीज निकालने के बाद में हम उसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे। फिफ्थ चैप्टर आपका आएगा अर्थवर्क कैलकुलेशन रोड और रेल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अभी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, बिल्डिंग। जबकि सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड, बहुत ही वास्ट क्षेत्र है जिसके के अंदर हम बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वाटर टैंक, जो भी कंस्ट्रक्शन हम सोच सकते हैं वो सारा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। तो अर्थवर्क के अंदर हम रोड और रेल फॉर्मेशन में कितना अर्थवर्क चाहिए होगा वो निकालेंगे। इसके बाद में हमारा चैप्टर रहेगा डिटेल्ड एस्टिमेट अलग अलग आइटम्स के लिए, जैसे सेप्टिक टैंक के लिए, सोक पिट के लिए, बिटुमन रोड के लिए, कुछ पर्टिकुलर जो बड़े बड़े हमको जनरली यूज आते हैं उनका हम एस्टिमेट निकालेंगे। इसके बाद में किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू, 7 चैप्टर है आपका, किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन और रेंट फिक्सेशन कैसे किया जाता है, ये भी सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का पार्ट होता है। आप किसी बिल्डिंग की वैल्यू निकालते हैं कि दिस बिल्डिंग इज और दिस स्ट्रक्चर इज फॉर 50 लैक्स, 10 लैक्स, 15 लाख। तो ये वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उस वैल्यूएशन के बाद में उस कंस्ट्रक्शन का रेंट फिक्सेशन कैसे करते हैं, ये भी हम यहाँ इस सब्जेक्ट के अंदर सीखेंगे। 8th चैप्टर आएगा आपका प्रोसीजर ऑफ वर्क्स। अभी जैसे आप सबको पता होगा कि एस्टिमेटिंग एंड डिप्लोमा करने के बाद में आपको
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्ट किया जाता है। तो जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट करा जाता है तो वो डिपार्टमेंट में कैसे वर्क करता है उसका एक इंट्रोडक्शन आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाएगा, 8th चैप्टर, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ वर्क्स। तो इसके अलावा लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा स्टोर टूल्स एंड प्लान्स, कि जो भी आप डिपार्टमेंट की एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम रहता है कि उसमें स्टोर्स है, टूल्स है, प्लांट्स है, वो कैसे मैनेज करते हैं, ये भी हम इस सब्जेक्ट में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग का कोर्स, जिसमें कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा पर्पस क्या है इस एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो जैसा कि आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वर्ड से समझ पा रहे होंगे कि हमारा पर्पस है कि हम जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन जो हमको करना है उसकी एक अंदाजन कीमत या अंदाजन कॉस्ट कितनी आ सकती है, ये हम उस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले ही जान लें, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे पास में जो मनी अवेलेबल है वो कम है या ज्यादा है। अगर हमारे पास में अवेलेबल मनी कम है और हमारा क्वांटिटीज और हमारी कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड ज्यादा आ रही है, तो हमको अपने स्पेसिफिकेशंस को और अपनी ड्राइंग्स को और अपने कंस्ट्रक्शन को इस प्रकार से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम उस कंस्ट्रक्शन को जो हमारे पास अवेलेबल मनी है उसके अंदर उस कार्य को पूर्ण करवा सके। ठीक है। अब इसके अलावा जो एस्टिमेशन हम करते हैं उससे हमें हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो कितने समय में पूर्ण हो सकता है, ये भी एक हमें अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मेन चीज ये ध्यान रखनी होती है कि हम एस्टिमेट जो भी बनाते हैं इसको इस प्रकार से बनाना चाहिए या इतनी सावधानी से बनाना चाहिए कि ये वास्तविक लागत और इसके वास्तविक कंप्लीशन टाइम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो जनरली बहुत प्रकार के एस्टिमेट्स होते हैं, हम आगे के चैप्टर में जानेंगे भी। तो एक जनरल एस्टिमेट का पर्पस जो है हमारा, वो किसी भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालना, उसका कंप्लीशन टाइम निकालना, इसके अलावा जो भी उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उसके ऊपर खर्च होने वाला है, जो भी एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसके ऊपर कंट्रोल रखना। ठीक है। अब जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो इसके अंदर हमको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की जो क्वांटिटीज निकालनी होती है। अब क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, इनके अलग अलग मेथड्स है, बट सबसे सिंपल है, आप बचपन से गणित में मेंसुरेशन पढ़ते आए होंगे। क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, तो ये दोनों चीजें ही इसमें काम आने वाली हैं। इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज्यादा अधिक गणित काम में नहीं आने वाली है। सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ विड्थ हाइट। जो मेन इंपॉर्टेंट काम है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंदर वो है आपका ड्राइंग को पढ़ना और ड्राइंग को समझ के उसके अंदर से वो माप निकालना कि हमको उस ड्राइंग, जैसे आपने बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा होगा, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा है। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जब पढ़ा तो उसके अंदर आपने किसी भी बिल्डिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो पढ़े होंगे। जैसे कि सबसे नीचे हम पीसीसी करते हैं, फिर फाउंडेशन पार्ट होता है, सब स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि फिर सुपर स्ट्रक्चर होता है, डोर्स लगते हैं, विंडोज लगते हैं, कॉर्निसेस लगते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपने ड्राइंग्स बनाई हैं, आपने 208 बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग्स प्रिपेयर भी करी हैं। ठीक है। तो वो जो ड्राइंग्स प्रिपेयर करी और जो आपने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का नॉलेज लिया है, इन सब का कंबाइन करके हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, उन सब की क्वांटिटीज निकालेंगे कि कंक्रीट कितनी लगेगी, खुदाई कितनी होगी, मिट्टी कितनी निकालनी पड़ेगी, दरवाजे कितने लगेंगे, दरवाजे की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, डीपीसी कितनी होगी, कंक्रीट कितनी होगी, ब्रिक वर्क कितना होगा। ये अलग अलग प्रकार के आइटम रहेंगे जो हमको निकालने रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ड्राइंग में से डायमेंशंस निकालना आना चाहिए। उसके जो माप होते हैं वो विभिन्न प्रकार के माप हमको उसमें से पता करना आना चाहिए। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले गए और आपने पढ़ लिया और कर लिया। ये एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह की ड्राइंग्स उनको देखना, उसके अंदर से डायमेंशंस को निकालना। आप जितना अच्छे से डायमेंशन पकड़ेंगे उतना आपका एक्यूरेट एस्टिमेट आएगा और उतना आप ज्यादा अपना वर्क एग्जीक्यूट अच्छे से करवा पाएंगे।
मैं आपको फिर बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके फील्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, इसमें अब ड्राइंग में से माप पढ़ने की कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है। जैसे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, हमारा एरिया निकल जाएगा। लेकिन मैं किसी को ये नहीं सिखा सकता है, किसी को ये नहीं बता सकता कि ड्राइंग में से माप कैसे पढ़ते हैं। ये एक प्रैक्टिस से आने वाली चीज है। आपने सी 208 में जैसे ड्राइंग करी होगी, तो आप, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो देखेगा कि हाँ ये डायमेंशन आपको टोटल आउट टू आउट दे रखी है, उसमें से वो वॉल को माइनस करके निकालता है या डोर को माइनस करके निकालता है। वो आपको डायमेंशन एक्यूरेट आनी चाहिए। आप किस विधि से निकालते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एस्टिमेट कैसे निकालना है ये विधि मैं बता सकता हूँ, ये मेथड मैं बता सकता हूँ, लेकिन डायमेंशन कैसे पढ़नी है ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है ड्राइंग में से कि आपको कैसे निकालनी है। ऐसा कोई क्विक प्रिंसिपल भी नहीं है जिसमें कि, या कोई बुक नहीं है जिसके अंदर से कि आप देख सको कि ड्राइंग में से डायमेंशंस कैसे निकाली जाती है। एक्यूरेसी जो है आपके एस्टिमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्यूरेसी से एस्टिमेट नहीं बनाएंगे तो आपका एस्टिमेट क्या होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है या जो एक्चुअल वर्क होने वाला है उसके आसपास नहीं रहेगा, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एस्टिमेट कम ले लिया और आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो आपको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आपकी कॉस्ट बढ़ कैसे गई, आपकी कॉस्ट बढ़ क्यों गई। तो इसके लिए आप जितना एक्यूरेट एस्टिमेट बनाएंगे आपका जो वर्क होगा उतना अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या बहुत सारे अननोन रीजंस भी आ जाते हैं जिनकी वजह से आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल सडनली कुछ हो गया और आपकी रेट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, आपके ड्राइंग में कोई इमीडिएट चेंज हो गया, फिर आपको एस्टिमेट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर ड्राइंग और रेट्स वगैरह कुछ सब कुछ सेम रहता है, उसके बावजूद अगर हमारे कॉस्ट में और एस्टिमेटेड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आता है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारे को ये पूरा ध्यान रखना होगा जब भी हम ये सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कि हम एक्यूरेटली डायमेंशंस को निकालें और जितना हो सके हम एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट। नेक्स्ट आता है आपकी कि ये एस्टिमेटिंग के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि पहले बताया, ऑलमोस्ट पर्पस और इंपॉर्टेंस सेम ही चीज है। जैसे पर्पस क्या है कि हम एक आइडिया लगा लें कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीदने जाते हो। ठीक है, तो मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपको दुकानदार क्या पूछता है, सर आपका बजट क्या है। आप कहते हो मेरा बजट 10,000 है, तो वो आपको 10,000 तक का फोन दिखाएगा। आप कहते हो नहीं मेरा बजट 50,000 है, तो वो आपको उस रेंज का फोन दिखाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आपको पता है आपके पास ये मनी है, तो आपको एस्टिमेट उसके आसपास बनाना। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर एस्टिमेट बना लोगे तो ये आपको आइडिया दे देगा कि आपका जो वर्क का कॉस्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, और आपके पास जो मनी अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है, वो उस कार्य को करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। समझे, जैसे कि एक बिल्डिंग है, एक मकान बनाना है आपको, और आपको किसी ने कहा कि आप जी 15 लाख रुपए में ये मकान बनाना है और ये इस तरीके का मकान बनाना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही थोड़ी कहते कि हाँ जी मैं बना दूंगा 15 लाख में मकान। आप पहले कैलकुलेशन करोगे कि साहब मेरे को ड्राइंग दो, मेरे को स्पेसिफिकेशन दो, कौन सा मटेरियल लगाओगे, कौन सी सीमेंट लगाओगे, कौन सी कंक्रीट लगाओगे। इन सब के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो कॉस्ट आने वाली है वो कितनी आएगी। ठीक है, और जब आपको पता लगेगा कि भाई आपकी कॉस्टिंग 15 लाख के अंदर आ रही है इस एस्टिमेट में, तो आप उस कार्य को करा लोगे। तो ये सब जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है टेंडर इनवाइट करना या कोटेशन इनवाइट करना। अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये सब, टेंडर्स क्या होते हैं, कोटेशंस क्या होते हैं। अभी जनरल आपको एक बताया जा रहा है। तो एस्टिमेट जो है वो आपका टेंडर और कोटेशंस, आप अखबार में देखते होंगे बहुत सारे टेंडर्स आते हैं कि ये कार्य करवाना है इतनी इतनी लागत में। तो वो जो मनी लाते हैं या वो लागत लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो एक एस्टिमेट पहले बनाया जाता है, उसके बाद में वो लागत आती है। हो सकता है जो एक्चुअल लागत हो उससे कम हो या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो, पर उसमें वेरिएशन लिखा रहता है, आप देखेंगे कहीं पे कि 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एस्टिमेट होता है, जो अपना प्रपोज्ड प्लान है उसके मैच करते हुए फंड अवेलेबल है या नहीं, ये हमको जानने में हेल्प करता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, मेनली एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो हमारा पर्पस और इंपॉर्टेंस यही है कि हम जो भी कार्य हमको सिविल कंस्ट्रक्शन करवाना है वो हमको पहले से पता रहे कि भाई हमारी कॉस्ट इतनी आने वाली है।
हम इसको इतने टाइम में करवा सकते हैं, और जो है हमारे पास में अवेलेबल फंड है वो कम है या ज्यादा, हमको कैसे उनको मैनेज करना है, कि इसको हम जो बुक में पढ़ेंगे वो कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो एक बुक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की, BN दत्ता, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है बहुत इजीली। सॉफ्ट कॉपी अभी इसकी अवेलेबल नहीं है, चक्रवर्ती की बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। कुछ चैप्टर हमको चक्रवर्ती की बुक से पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चैप्टर्स हमको BN दत्ता की बुक से देखने पड़ेंगे। आप चाहें तो दोनों बुक्स ले सकते हैं, बट प्रेफरेबली आपका काम BN दत्ता की टेक्स्ट बुक से हो जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये बुक अरेंज कर लें, ताकि आपको जो भी यहाँ पे सवाल या प्रश्न दिए जाएं और आप जो यहाँ पे समझाया जाता है उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसके अलावा भी इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उससे भी रीड कर सकते हैं, बट आई पर्सनली फॉलो दैट कि BN दत्ता की जो बुक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की, वो डिप्लोमा लेवल के हिसाब से सफिशिएंट है, और आपको वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हम अपने सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, कौन कौन से आइटम होते हैं जिनका हमको एस्टिमेट करना होता है। तो आज हमने इसमें देखा इंपॉर्टेंस और पर्पस। सिलेबस मैंने आपको गूगल क्लासरूम के माध्यम से दे दिया है। बुक जो है आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में दोनों ही बुक्स अवेलेबल नहीं है, ये कोहली और DD कोहली, दिस बुक इज अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट की मटेरियल का आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।